ओके, हाय सर, गुड टू सी यू। कैसे हो आप? ठीक। दोबारा आ गए हम आपके पास बहुत जल्दी। तो सर, आपने जो पिछली बार मेरे को कहानी बताई थी कि जब आप बचपन में, आप रॉयल फैमिली से तो हो ही, और अलग अलग आपको घर पे बताया जाता था कि भाई टाइगर कौन सा है और लेपर्ड कौन सा है, और उनके पैरों के निशान देख के आप लोग पहचान जाते थे। तो वो तब से ही आपका शौक है ये कंजर्वेशन का या टाइगर्स का, या क्या वो मेमोरीज हैं आपकी वाइल्ड लाइफ और टाइगर्स के साथ में? नहीं, बचपन से वो ज़माना, मैं तो अर्ली 40s की बात कर रहा हूँ, जब मैं छोटा बच्चा था। तो एक तो हमारे घर के पीछे ही लेपर्ड्स रहते थे। वांकानेर में टाइगर्स तो कभी थे नहीं, लायंस तो लुप्त हो गए थे बहुत साल पहले, बट लेपर्ड्स राइट बिहाइंड द पैलेस थे। एंड माई फादर यूज टू टेक मी, मेरे को ले जाते थे दिखाने के लिए, और एक जगह पे वो किल पे भी आते थे। और हमारी फैमिली में उस वक़्त शिकार का एक शौक़ था। हर एक रॉयल फैमिली में करीब करीब या तो खुद ही शिकारी थे एंड या शिकार खाना रखते थे, बिकॉज दैट वाज अ वे ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट्स। और देखने का ये है, और इंटरेस्टिंग है, मैंने किताब में भी लिखा है कि जो रॉयल फैमिली जो शिकारी थे खुद, और काफ़ी शिकार करते थे, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा, वो स्टेट्स में वाइल्ड लाइफ ज़्यादा थी, बशर्ते कि वो स्टेट जो थे जिसमें राजा को कोई शौक़ नहीं था, और वो बचाते नहीं थे उनको। द ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने एनालाइज किया कि 10 सबसे ज़्यादा कौन रूलर थे प्रिंसेस के, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत शौक़ रखते थे। उसमें से 2-3 ऐसे थे जो कोई जिनको, और सबसे ज़्यादा भगवत सिंह जी गोंडल, जिनका तो ये एक पैशन था एडमिनिस्ट्रेशन का, और ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर कोई रहा नहीं। उनको शौक़ नहीं था, वो शिकार भी नहीं करते थे और बचाव भी नहीं करते थे, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही कोई भी, किसी को बुलाते भी नहीं थे। उनको तो अपना स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन करना था, और कोई सिर्फ पूरा कारोबार चलता था ऑन लैंड रेवेन्यू एंड रेलवेज के ऊपर से। कोई कर्ज नहीं, कोई टैक्स नहीं था, एंड एक्सेप्ट जकात टू इनकरेज द लोकल प्रोडक्ट्स ऑफ गोंडल। सीमेंट रोड्स थे इन धोराजी इन उपलेटा, व्हेन बॉम्बे में उस वक्त में टार रोड थे। अच्छा। एंड लॉन्ग थिंग, हर एक में बिजली थी, स्कूल्स थे, वो उनका वो था, बट वहाँ वाइल्ड लाइफ नहीं थी। तो ये कहना कि प्रिंसेस ने ख़त्म किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिकार नहीं बहुत ज़्यादा हुआ, पर ये कहने का उदाहरण ये है कि जब इंटरेस्ट होता है तो ऊपर से होता है, और जब होता है, और अगर जो उससे शिकार के बहाने भी जंगल और प्रे बेस बचता है तो सब कुछ बचता है। अच्छा। ये इतना शिकार करने के बाद भी 47 में वाइल्ड लाइफ और टाइगर ज़्यादा थे, बशर्ते के आज वाइल्ड लाइफ एक्ट 72 और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में हुए, उसके बावजूद भी आज ज़्यादा है, उस वक्त ज़्यादा थे। ये 47 की बात कर रहा हूँ, शिकार के बाद, और ब्रिटिशर्स ने भी कोई कम शिकार नहीं किया। लेकिन आप देख लीजिए, वो पार्क्स एंड सेंचुरी जो बनी हुई है, वो मोस्टली हंटिंग रिजर्व्स ऑफ द ब्रिटिश एंड ऑफ द प्रिंसेस, ऑलमोस्ट एवरीवन। तो वो बचा हुआ था। तो ये है कि जो हैबिटेट बचता है तो सब कुछ बचता है। तो सर, ये आप लोग इतना शिकार करते थे रॉयल फैमिली वाले, ये अपने लिए थोड़ी ना बचाया था, ये तो वो एक कारण हो गया, एक रीजन हो गया, इसलिए बच गया ये। रादर तो ये कोई
फोर्स थोड़ी ना था कि भाई नहीं हमको ये लिमिट करना है इस एरिया में, ये वाइल्ड लाइफ अच्छे से पनपे या ये वाइल्ड लाइफ के साथ में ये जो जानवर हैं ये घूमे। ये तो इन्होंने राजाओं ने इसलिए किया था कि ताकि हम ये पनपेंगे तो हम इनका शिकार करेंगे। और सर ये एक क्या साइकोलॉजिकल गेम होता है दिमाग में कि उनके साथ में हमारे को उनको किल करके उनके साथ में फोटो क्लिक करना है और फिर उनकी स्किन को हमारे को ड्राइंग रूम में रखना है। तो ये क्या इस तरीके का क्या टेम्पटेशन है ये? और ये ब्रिटिशर्स भी बहुत करते थे, वो तो खुद शिकार भी नहीं करते थे पर फोटो खिंचवाने के लिए साथ में खड़े होते थे। ये एक शोविनिज्म है, एक ब्रेगाडिशियो जिसको कहते हैं। देखा ये कितना हम वो है, जैसे कि पहले एक पैरवेश था और वो ऐसे खड़े रहना वगैरह, शोविनिज्म। एंड उसमें कितने टाइगर मारे, कितने डक्स मारी, कितने बड़ा टाइगर मारा, अच्छा, वो सब एक रहता था, वो एक डिस्कशन पॉइंट रहता था और एक ईर्ष्या का विषय भी था। अच्छा, हाँ जी, वो एक स्टेटस सिंबल जैसा हो गया था। लेकिन ये याद रखिए कि ये जो था वो उनको ख्याल रहता था कि कितना मारना और कब मारना, क्योंकि उनके इंटरेस्ट मत वो था एब्सोल्युटली टोटली सेल्फिश। मैं मारूंगा, तुम नहीं मार सकते हो। इट वाज टोटली दैट एटीट्यूड, वो पोजेसिवनेस, अल्टीमेट एक्ट ऑफ सेल्फिशनेस। तो ये दृष्टिकोण से मेरे मामा मारावल डूंगरपुर, जहाँ पे इतने ज्यादा वो सारे टंगे हुए हैं जानवर उनके होटल में, हाँ, वो मेरे मामा के हैं। और मैंने उनसे बहुत इंस्पिरेशन लिया है। He was the first person to reintroduce the tiger. Really? In India. उनके बचपन में मेरे नाना साहब 1919 की वॉर के बाद जब ये डूंगरपुर में भेजे गए सोल्जर्स वापस आए तो वो स्पेनिश फ्लू लेके आए जिसको कोविड के, उसमें उनको इन्फेक्शन हुआ, वो गुजर गए। और मेरे अंकल मामा लक्ष्मण सिंह जी माइनर थे, तो माइनॉरिटी में भीलों ने, वहाँ के लोकल ट्राइबल ने ख़त्म कर दिया टाइगर। अच्छा। सो जब वो पावर में आए तो उन्होंने 3 टाइगर वापस छोड़े और प्रोटेक्शन किया, बट उन्होंने और वो सक्सेसफुल रहे। 1930 में से लेकर के 1948 तक जब टाइगर्स ख़त्म हो गए वहाँ एक इंडिपेंडेंस के बाद 1 साल में फिर टाइगर ख़त्म हो गए। अच्छा, फिर दोबारा बट 49 में ख़त्म हुए। बट वो 18-19 साल में उन्होंने 24 से 26 मेल टाइगर, 24 करीब मेल क्या एडल्ट टाइगर बचा करके जो बाहर थे वो बाहर जाते थे, उसको मारते थे। 26 की संख्या अपने स्टेट की कैरिंग कैपेसिटी से डूंगरपुर की वो रखते हुए 48 टाइगर्स मारे गए 18 साल में, बट वो 26 रहे। उन्होंने नहीं ख़त्म की, लोगों ने ख़त्म की। अच्छा। ये हंटर्स है प्रेडेटर्स। Predators don't finish their prey. It is the people who drive them into extinction. क्योंकि उनका सेल्फिश इंटरेस्ट रहता है कि वो रखो। हाँ, समझे आप, अपने शौक के लिए। तो ये है, ये अब मैंने लिखा भी है, कितने हजारों टाइगर सरगुजा में मारे गए। 35 साल में 3500 टाइगर मारे गए, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ ज़्यादा टाइगर थे। 47 में उसके बावजूद भी ज़्यादा टाइगर थे। जब मैं वहाँ गया एज कलेक्टर एंड 64 में, तब कम हो गए थे, और प्रोजेक्ट टाइगर के बाद तो और भी कम हो गए। तो ये है कि इन्होंने देखो फॉर सेल्फिश रीज़न कुछ छोड़ के गए, एरियाज रखा और शिकार गाहें, हंटिंग रिजर्व्स
रखाल जिसको कहते हैं, उनको छोड़ के गए फॉर सेल्फिश रीजंस। ओके। और कुछ छोड़ तो गए। हाँ, ठीक बात है। हाँ, हम जूझ रखते हैं, वो जूझ क्या छोड़ जाते हैं। दूसरा सर, आपको बचपन में ये भी तो पूछते थे वो नर छे मादा छे, गुजराती लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको, आप बताओ ना, वो कहानी आप मेरे को बता तो रहे थे। नहीं, वो तो उस वक्त के कमाल के लोग थे। हाँ। वो देखो, मेल फीमेल और उसकी साइज तो हम लोग भी बता सकते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं। हालांकि आजकल फॉरेस्ट के स्टाफ नहीं पहचान सकते मेल फीमेल, तो क्या लेपर्ड और टाइगर का फुटप्रिंट का डिफरेंस नहीं बता पाते हैं कि ये बड़ा मेल लेपर्ड है और ये छोटी फीमेल टाइग्रेस है, ये भी नहीं बता सकते। ये हालत है। पैदल चलते ही नहीं है कोई, वो भी नहीं बता सकते, तो फिर और क्या बता सकते। मेल टाइगर मेल लेपर्ड जिसका बड़ा पंजा होता है और छोटी सी फीमेल टाइगर ड्रेस में फ़र्क होता है, बट साइज ऑफ द पंजा कुड बी द सेम, तो उसका कन्फिगुरेशन में फ़र्क है, तो वो तो साफ दिखता है, लेकिन वो भी आज नहीं बता सकते। और अब सांबर और चीतल और सुअर के और उसके फुटप्रिंट भी नहीं बता सकते। तो वो पैदल चल कर के देखो, द जंगल इज एन ओपन बुक, आप सब कुछ पढ़ सकते हो, आपको जानवर देखने की ज़रूरत नहीं, जंगल बता देता है कि इसमें क्या जानवर है क्या नहीं, कितने चीतल है कितने सांबर है, उनके जो मार्किंग्स होते हैं ना ऑन दी ट्रीज, अपने वेलवेट होता है, तो वेलवेट साफ करने के लिए वो लकड़ी से अपना सींग घिसते हैं। अच्छा। जब वेलवेट सूखता है तब उस सांबर क्या प्रेफर करता है, कौन सा झाड़, और चीतल क्या प्रेफर करता है, ये मालूम होना चाहिए। तो आप देखते रहो तो पता चले कि यहाँ ये चीतल की कमी है और सांबर की कमी है कि क्या। जंगल इज एन ओपन बुक, खुल के बोलता है, और पढ़ने वाला भी समझदार होना चाहिए। ये तो ये बात है कि ये समझाइश नहीं है, और ये बड़ी थिंग। बट कमिंग बैक टू जो आपने कहा, ये जो मेरे साथ ट्रैकर्स थे, एक दो तो बहुत ही अच्छे थे, मेरे तो आइडल्स थे, मैंने उनसे बहुत से चीज़ें सीखी। और मैंने एक किताब मेरी पार्ट डेडिकेट उनको भी की है, जो मेरे गुरु लोग थे। बट इसमें एक दो ऐसे थे जो बता सकते थे फीमेल पैंथर की, लेपर्ड की, कि ये फीमेल पैंथर प्रेग्नेंट है और ये फीमेल पैंथर पूरा पेट भर के चल रही है। अच्छा। हाँ, ये क्या फ़र्क है ये मैं नहीं सीख पाया, लेकिन ये बता सकता था कौन, अब कभी का मर गया और बेचारा उसकी फैमिली है। एंड ये मैंने एक टीवी में एक एपिसोड देखा इन एनिमल प्लैनेट। इसमें एक अंग्रेज ने कहा कि इन नामीबिया, इन द नामीब डेजर्ट, बुशमैन है। तो बुशमैन के साथ वो जा रहा था, तो मैंने कि अपने शो ऑफ करने के लिए, दिखाव करने के लिए उसको बताया कि देखो ये मादीन लेपर्ड है, फीमेल लेपर्डस है, मादीन फीमेल। तो बुशमैन ने कहा हाँ, और ये प्रेग्नेंट है। तो ये जो क्राफ्ट है, आर्ट नहीं है, क्राफ्ट है, कला है एक किस्म की, एक जानकारी है। वो जानकारी प्रिमिटिव मैन में थी, न केवल हिंदुस्तान में बट अफ्रीका में, जो हमने घुमा दी। जैसे कि
आज हम जानते हैं कि मून की अदर साइड में क्या है, चंद्र का, बट ये हम नहीं जानते हैं कि ये मेहरोली का पिलर है ना, हाँ, वो आयरन का बना हुआ, अंदर क्या अंदर डाला हुआ है ताकि कि ये 1600 साल में रस्ट नहीं हो रहा है, वो भूल गए हम। चुनार सैंडस्टोन के अशोकन पिलर्स हैं हिंदुस्तान में, उसके ऊपर क्या पॉलिश कैसे किया गया है हम नहीं जानते, भूल गए। इट्स ए एंशिएंट क्राफ्ट नॉलेज जो हम भूल गए हैं। वो भूलना नहीं चाहिए। मंडला में बेगास थे हमारे, वो फैमिली प्लानिंग करते थे, कोई जड़ बड़ लेकर के, और मैंने वो जड़ निकाली तो साइंटिस्ट को बताया, तो उसने कहा हाँ इसमें ऐसे पदार्थ है कि जो कि फैमिली प्लानिंग को मेल हॉर्मोन्स को, बट अब ये एक बार वो चले गए तो वो ख़त्म बात हो गई। तो दिस इज़ द ओल्ड ट्रेडिशन समझो, क्राफ्ट समझो, विच वॉज हैंडेड ऑन। ओके सर, इसके साथ में आपने एक बात भी इंटरेस्टिंग कही थी पिछली बार कि जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनमें जानवर से ज़्यादा तो गाड़ियाँ घूम रही हैं आजकल, और लोग फोटो में ही वो कब्जा, फोटो में कैप्चर करने को ही एक शोवेनिज्म मानने लगे हैं आज के दिन, कि हमने टाइगर देख लिया, कैप्चर कर लिया कि ये देखो मैंने किया हुआ है। रादर पिछले वाले तो मार के शोवेनिज्म करते थे, आज वालों का ये साइकोलॉजिकल सीन है। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? मेरे को तो जाने का मन नहीं होता, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिमीनिंग काइंड ऑफ अ थिंग। वो टाइगर नहीं है, दे आर कैरिकेचर्स, वो कंडीशन कैरिकेचर्स हैं ऑफ द ओरिजिनल टाइगर। वो बेचारे हैरेस्ड नहीं है, उसके पीछे पड़ जाते लोग, उसको सुख से रहने नहीं देते, और इतना हल्ला होता है कि आप टाइगर क्या देख रहे हो, आप तो आदमी का तमाशा देख रहे हो। अब ये सेल्फी का जो चक्कर है, 2 साल पहले 18 लोगों ने जान घुमाई बाई ट्राइंग टू टेक सेल्फी ओनली विथ एलिफेंट्स, ओनली इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। 18 आदमी मर गए। अब इसी मैं ये समझता हूँ कि जानवरों को आदमी का डर नहीं होना चाहिए और आदमी को जानवर का डर नहीं होना चाहिए, बट म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो होना चाहिए, एक डिस्टेंस तो मेंटेन करना चाहिए, और लिबर्टीज तो नहीं लेनी चाहिए एक दूसरे के साथ। वो आजकल कोई मर्यादा नहीं रही, और ये टूरिज़्म ये एक तमाशा है, टाइगर टूरिज्म। दूसरा कोई देखते नहीं है, टाइगर के साथ ये खिलवाड़ होती है। और टाइगर ने भी कुछ, अब देखिए ये टाइगर अटैक्स, जस्ट अनप्रोवोक्ड अटैक्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सब जगह हो रहे हैं, लेपर्ड के, लायन के, टाइगर के। तो ये है कि वो चरम सीमा से ज़्यादा पहुंच गए हैं फॉर लैक ऑफ म्यूचुअल रिगार्ड। उसको भी कोई परवाह नहीं है, उसको डर तो क्या, उसको एक घृणा जैसा है, घृणा है वो भी। और हम ये पागलपन कर रहे हैं, इट इज़ लिटरली मैडनेस दैट यू सी इन द पार्क्स। ओके। एंड जैसे आपने कहा, मैंने ये ज़रूर कहा कि मैंने अभी रणथंभौर में जानवरों से गाड़ियाँ ज़्यादा देखी, आदमी तो एक तरफ था, और सब बकवास करते हुए, बोलते हुए, चुप नहीं रहते। एंड एक फॉरेस्टर ने मेरे को कहा, यहाँ मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में कहा कि साहब ये बीमारी है। तो सर जब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आप लिख रहे थे, तब इंदिरा गांधी से भी मिलना हुआ था आपका? हाँ, इसके पहले हुआ। हाँ, तो उन्होंने ही सपोर्ट किया। अच्छा, तो ये तो तब ये क्या था सर पूरा?
अब ऐसा क्या था, क्या मुलाकात हुई थी आपकी, कैसे बुला लिया उन्होंने आपको? तब तो आप यंग बड़े यंग आईएएस ऑफिसर थे। हाँ मैं 1970 70 की बात है। मैं उस वक़्त हाँ 32 साल का था। तो नहीं, वो मैं कलेक्टर था मंडला में। तो मेरा बैचमेट जो है आईएएस में, who was the first in my batch and also my college friend सेंट स्टीवन में, वो डिप्टी सेक्रेटरी था इन द पीएमओ। अच्छा। तो वो मेरे घर आए थे फैमिली साथ इन मंडला, एंड आई शोड हिम माई वाइल्ड लाइफ मूवीज़, और कान्हा नेशनल पार्क बताया, मैं उसको घुमाया। तो उसने कहा कि ये फिल्म बताने के लिए मैडम को तुम आओगे? मैंने कहा ज़रूर आऊँगा, बुलाओगे तो आऊँगा। तो मेरे को बुलाया गया, तो मैंने एक दिन रात को बैठ करके मेरी 8 मिलीमीटर फिल्म बताई उनको और उनकी फैमिली को। उनके लड़के भी थे, बहुआ थी। तो काफ़ी खुश हुई और ख़त्म बात हो गई। मैं फिर वापस मंडला चला गया। फिर जब यहाँ मैं डिप्टी सेक्रेटरी होकर के आया 1 साल बाद, तो उन्होंने, और मैं यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में था, बट मैं मशीनरी हैंडल, बिकॉज हम तो आईएएस ऑफिसर है, हमको तो वी आर जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड। तो वहाँ मैं काम कर रहा था। फॉरेस्ट वॉज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, फूड एंड एग्रीकल्चर। तो उस वक़्त इन्होंने जब मीटिंग बुलाई फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिहाज से बुलाई, क्योंकि उसको शौक था। अच्छा। इंदिरा गांधी को। और ये 20 सितंबर को 1971 में सितंबर में बुलाई मीटिंग। तो मेरे को भी बुलाया, वो मेरे फ्रेंड ने बुलाया, पर मैं सबसे जूनियर था। सब मेरे से सीनियर लोग थे। डॉक्टर करण सिंह थे, आईजी फॉरेस्ट थे मिस्टर सोनी, कैलाश नाखला था, मेरे उम्र से मेरे से बड़ा है था बेचारा, ही इज़ नो मोर, हिज कंट्रीब्यूशन इज़ ग्रेट। एंड देयर वर अदर्स, बिली अर्जन सिंह वगैरह। तो उन्होंने मीटिंग में कहा क्या किया जा सकता है। डॉक्टर करण सिंह ने कहा ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, हम उनको समझा सकते हैं, और बट वी कैन ओनली डू दैट मच बिकॉज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते, एंड वो पार्क्स बनाते करते हैं। वो अब जितना करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, बट हम मजबूर हैं, हम क्या करें सेंटर। हम तो उनको हिदायत दे सकते हैं, ठीक बात, प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। तो और फिर कोई लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया। तो अब मीटिंग में कुछ नतीजा नहीं निकल रहा था। तो फिर वो मनमोहन मल्होत्रा मेरे कलीग ने कहा कि बोलो। तो मैं कोने में था, तो मैंने कहा कि मैडम आई डोंट थिंक इट इज़ सो होपलेस। क्योंकि क्या? तो शी टर्न राउंड, मैंने कहा अंडर आर्टिकल 248 रेड विथ आर्टिकल 250 and 253 of the Constitution, the state can states can pass resolution in their respective assemblies to empower the government of India, federal government, union government, to legislate on a state subject. और दो स्टेट्स जो वो करते हैं, तो वो यूनियन ऑफ इंडिया कैन लेजिस्लेट, जो कि वो स्टेट्स को अप्लाई करेगा। अच्छा। एंड दोज हु सब्सिक्वेंटली अडॉप्ट द एक्ट, सब्सिक्वेंटली अडॉप्ट द एक्ट। इन शुरुआत में 2 को मिनिमम करना चाहिए, उसके बाद जो स्टेट्स एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं बाय रेजोल्यूशन, तो वो स्टेट सब्जेक्ट का वो।
डॉक्टर करण सिंह बोले वहाँ से कि विच स्टेट्स विल गिव अस दोज पावर्स टू लेजिस्लेट ऑन अ स्टेट। सो इंदिरा गांधी ने उनको तरफ देख के कहा कि मैं लिखूंगी टू द चीफ मिनिस्टर। सो बात खत्म हो गई। फिर कहे कि और कुछ, मैंने कहा मैडम वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट, नहीं कि क्या इसमें एक्ट में, मैंने कहा इसमें एक्ट की ज़रूरत है। हमारे पास वाइल्ड लाइफ का हंटिंग लॉ है ओनली अंडर द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 27। देयर इज़ नो लॉ टू एस्टैब्लिश पार्क्स एंड सेंचुरीज। ये जो बने हैं कॉर्बेट काना की, ये सेपरेट एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेटर, देयर इज नो यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन। एंड ये हंटिंग लॉज हैं, कंजर्वेशन लॉज नहीं। व्हाट अबाउट एक्ट, व्हाट अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स आउटसाइड ऑफ फॉरेस्ट? ये फॉरेस्ट एक्ट 27 जो ब्रिटिश टाइम बना है, जो ओनली अप्लाइंग टू फॉरेस्ट एरियाज। बाहर की जंगल इसलिए तो ब्लैक बक खत्म हुए, इसलिए तो चीता खत्म हुआ, क्योंकि दे वर आउटसाइड ऑफ रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो इसीलिए प्रे और जंगल भी। तो ये हमारे पास क्या, व्हाट इज देयर टू कंट्रोल ट्रेड एंड टैक्सीडर्मी, जो ख़त्म कर रहा था। यहाँ से सब जानवर के खालें और नख और क्या क्या नहीं वो बोन जा रहे थे, चाइना वगैरह, शातूश जा रहा था। तो ट्रेड एंड टैक्सीडर्मी भी कंट्रोल होना चाहिए। एंड देयर मस्ट बी ए यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन फॉर द होल कंट्री। तो शी एक्सेप्टेड दैट एंड शी सेड हाँ होना चाहिए, मैं लिखूंगी स्टेट, वो लिखा। और फिर उसने ये पूछा कि और क्या, मैंने कहा हम तो बस ब्रीच ही करते हैं, हम we should also have a centrally sponsored or a centrally sector scheme under the planning commission, जिसकी वजह से हम उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा दे सकें फॉर पार्क्स एंड सेंचुरीज। दे आर स्टार्व्ड फॉर मनी, तो उनको वो दे। मेंटेनेंस कॉस्ट उनका, रिकरिंग कॉस्ट उनका, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा, इसकी वजह से उनको मदद हो जाएगी। सेकेंडली हमारा कुछ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा, हम कुछ कह सकते हैं कि ये करो, हम पैसा देंगे। मिसेस सेड वेरी गुड आइडिया एंड आस्क्ड मोनी मल्होत्रा टू टेक इट अप विद द प्लानिंग कमीशन। और ठीक है, हम चले गए। 3-4 दिन बाद एक लेटर आया फ्रॉम मिसेस गांधी, साइंड इंदिरा गांधी करके। तो मेरे मिनिस्टर फखरुद्दीन अली अहमद, मेरे फूड एंड एग्रीकल्चर के वो मिनिस्टर थे बाद में प्रेसिडेंट, कि रंजीत सिंह शुड बी पुट इन चार्ज ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। और प्लानिंग कमीशन में ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम शुरू हुई। और एक्ट में मैं प्लानिंग में लॉ डिपार्टमेंट में गया, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से देखा। और फिर एक आदमी हमारे साथ कर दिया, डिप्टी सेक्रेटरी, कि ये ड्राफ्ट करेगा। मैं गया उनके पास, मिस्टर एल भाष्यम थे, बेचारे नहीं रहे। ये एक्ट ये दोनों लोगों ने बताया, भाष्यम और मैं, बाकी लोगों ने मदद नहीं की। तो भाष्यम मेरे को कहे कि ठीक है, तुम ये मई महीना था कि क्या, हाँ मई, कहने लगे सितंबर के बाद आना, मैं बहुत बिजी हूँ। अच्छा, मैं बहुत बिजी हूँ और ये सब प्लानिंग ये हो जाए उसके बाद बैठते हैं। मैं वहाँ से वापस आया कृषि भवन, एक नोट बनाया कि PM एट डिजायर्ड, ये वो मैं प्लानिंग में लॉ डिपार्टमेंट गया, आई वाज वेरी वेल रिसीव, सब ये हो गया। बट द नोडल पर्सन जो है वो इज़ नॉट available or free to draft this act till September, so there will be a 6 month delay in the drafting of the act. And नीचे फिर last bottom line, the PM may wish to see, the PM को सूचना मिलनी चाहिए। जब वो होता था नीचे, तब हमारा IG फॉरेस्ट धोबी मार्क लगा देते थे, TP सिंह ICS धोबी मार्क, फखरुद्दीन अली अहमद धोबी मार्क। 4 दिन बाद मेरे को वही
सच से वाशरूम से फोन आता है, रंजीत सिंह कल आ सकते हो, शुरू कर देंगे। ये होता है ऊपर से जब आता है इस देश में। और जो ऊपर से मर्जी नहीं है, हम ही लोग सिखाते हैं कि कैसे नहीं करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं हाउ टू वर्क द सिस्टम। नेता लोग नहीं जानते, हम ब्यूरोक्रेसी है, हम ही लोग सिखाते हैं। अच्छा, रोकना भी और ना चलाना। रोकना, अड़ंगा लगाना, अड़ंगा लगाना ये हमारा काम है, ऐसे है। और दूसरा ये है कि ये इट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डन। अरे भैया कब तक ये चल रहा है, ये अभी कब खत्म होगा, ये नहीं बोलेंगे हम, ये हो रहा है। अच्छा, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डन। तो ऐसे क्यों होते तो हैं ये IAS ऑफिसर? यार, एक तो काम नहीं करना, एक दूसरा एक तरीका है ना ये अवॉइड करना। मैं आपको मैं एक उदाहरण दूं। अब वो मैं फॉरेस्ट सेक्रेटरी था, तो कान्हा का एरिया डबल तो कर चुका था मध्य प्रदेश में एज कलेक्टर। वो भी एक बड़ी कहानी है। तो व्हेन आई वाज कलेक्टर आई रिकमेंडेड, वो हो गया था, बट उसका मैं फिर से बालाघाट एरिया के एक्सटेंशन सुधार में ले जाना था फॉरेस्ट सेक्रेटरी। बट मेरा ट्रांसफ़र हो गया इस कमिश्नर भोपाल अब हो चुका। तो और आई वेंट इनटू दी भोपाल का स्ट्रेटजी, व्हिच इज अनदर काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये कुछ रह गया था एक्सटेंशन। तो मैं यहाँ आई केम हियर, तो वहाँ मेरी जगह पे एक और फॉरेस्ट सेक्रेटरी था मध्य प्रदेश। जब कभी वो मिलूँ मैं, तो उन दोनों में फ़ोन का चक्कर कम था, मोबाइल तो थे ही नहीं। तो मैं उसको कहूँ भैया ये कब कर रहे हो एक्सटेंशन? कब? हो रहा सर, हो रहा। 6-8 महीने हो गए। फिर एक दिन आया, मैंने कहा ये दिक्कत क्या है यार, क्यों नहीं करते इतने दिन से? कि सर वो तो आप ही की वजह से। अरे मैंने कहा मेरी वजह? कि सर आप ही ने ड्राफ्ट ऐसा किया है एक्ट में कि दे विल बी नो चेंज इन द बाउंड्री ऑफ द एनी पार्क, नेशनल एस्टैब्लिश्ड पार्क, एनी नेशनल पार्क विदाउट द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेटर। मैंने इसलिए किया था कि जब बनाया तो मैं जानता था कि ये बढ़ सकता है, तो पर कम कोई नहीं कर सके। तो मैंने उसको कहा कि ये कम करने के लिए कुछ पाबंदी लगाओ। नेताओं को क्या भरोसा। तो उसने कहा आप ऐसी पाबंदी नहीं, रिडक्शन चेंज पर लगाओ। एनी चेंज इन दी पार्क बाउंड्रीज विल नॉट डू, यू कैन नॉट से रिडक्शन, वो जमता नहीं। हमने कहा चलो ठीक है ऐसे करो। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज, कंजर्वेशन इज अ कॉम्प्रोमाइज, लाइफ इज अ कॉम्प्रोमाइज, एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कॉम्प्रोमाइज। हाँ थोड़ा सा, पर वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो मैं मान गया था, एंड इट वाज दैट नो पार्क बाउंड्री शैल बी चेंज विदाउट अप्रूवल। तो हमने कहा इसमें क्या कि सर लॉ डिपार्टमेंट के पास पड़ा हुआ है, और वो वहाँ से फिर वो एक्ट बनेगा कि इसको एक्सटेंड करना। उसको करना नहीं था क्योंकि उसके बॉस को नहीं करना। अच्छा, आप समझे? उसके बॉस को नहीं करना था, तो ये उसको सिखा रहा था कि पढ़े रहने दो। अब लॉ डिपार्टमेंट को क्या पड़ी है? जब तक के पीछे नहीं पढ़ो तो कोई सरकारी ऑफिसर काम थोड़ा करता है। यू सी, दो किस्म के रहते हैं, या तो कुछ लांच रिश्वत दो या कुछ चाबी चढ़ाओ, तभी तो हम लोग काम करते हैं, माफ़ करना। या फिर खुद का मोटिवेशन, ये भी ऐसे भी लोग थे। तो या फिर डायरेक्शन आते हैं जो भी। तो ये पड़ा हुआ है। हमने कहा भाई हाँ छोड़ दो। वो पाक से इसी ये वो ही रास्ता सिखा रहा था, बट जो करने के लिए हमको भी रास्ता था, अनदर ब्यूरोक्रेट। मैंने कहा सर छोड़ दो, भूल जाओ, वो वापस ले लो। ऐसा करो
वो पार्क से जो मैं कह रहा हूँ, इतना एरिया जो ये नेशनल पार्क कान्हा का एक्सटेंड करने के लिए छोड़ दो, वो दूसरा मोती नाला पार्क बना दो, नेक्स्ट न्यू पार्क, इसके बाउंड्री से लेकर के जो मैं कह रहा हूँ, जो हमने एक्सटेंशन का कहा था, वो एक्सटेंशन वापस ले लो और उसको नया पार्क डिक्लेयर कर दो, तेरा नाम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। उसके मुंह ऐसा हो गया। अब यू सी देयर अगेन, बिकॉज द ब्यूरोक्रेट कॉल्ड द ब्लफ ऑफ अनदर ब्यूरोक्रेट, क्योंकि हम तो जानते हैं एक दूसरे की रीतें। वो जा करके उसने 2 महीने में कर, हाँ, उनका नाम हो गया कि उसने एक नेशनल पार्क बनाया। मैंने कहा वो तुम्हारा नाम का रहेगा, तुमने बनवाया। आपने कितने 8 बनाए ना? 8 नेशनल पार्क? 9 और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी 14 और 3 एग्जिस्टिंग वन जो थे उसको डबल किए। अच्छा, उनको डबल किया। ये तो मैंने खुद ने बनाए, लेकिन चाबियां चढ़ा करके बहुत से लोगों को किया है। ये हम जानते हैं ना, ब्यूरोक्रेट। एवरी ईयर द डायरेक्टर्स ऑफ एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन यूज्ड टू कम। तो जब आते थे तब सुस्की मारते थे कि भैया इसको बना दो, इसको बना दो, उसको बना, पैसा दे देंगे, चलो हमारे पास है ना पैसा, बनाओ। तो वो बनाते, बट चाबी यहाँ से चलती थी। ओके। दूसरा सर, आपने पूरी ज़िंदगी ये जंगलों में बिता दिया, वाइल्ड लाइफ में, तो आपको नहीं लगता कि एक कॉलोनियल अप्रोच है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना, इसके आगे भी कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ भी हो कंजर्वेशन की, ताकि लोग उसको उस तरीके से भी देख सकें और कुछ नया भी हो पाए? ऐसा क्या है? आप कैसे कहते हो कि कॉलोनियल अप्रोच है? 1920s के आसपास बना था ना ये? नो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्ट और ये फिर वाइल्ड लाइफ। देखिए, उसमें सेंचुरी का कोई जिक्र नहीं, वो शिकारी था। 1927 एक्ट वॉज अ फॉरेस्ट एक्ट। वो ब्रिटिश टाइम के कार्यकाल में बना था। वो बना था फॉर हाउ टू डिक्लेयर रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। देखो, हमारी जो फॉरेस्ट्री जो आजकल चल रही है इतने साल बाद, was done by Germans in 1860s। हाँ, आप सुनिए, जर्मन ब्रांडिस, रिबेनट्रॉप, जो कि हिटलर का रिबेनट्रॉप का ग्रैंड अंकल था, ये सब फॉरेस्टर्स थे। यू सी इन द 1858 में म्यूटिनी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने ले लिया, एंड विक्टोरिया बिकेम द क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। उसकी सबसे बड़ी लड़की वॉज मैरिड टू द काइजर ऑफ जर्मनी, एंड थैंक्स टू बिस्मार्क who unified Germany, he became the Kaiser, king of the entire Germany. वो काइजरीना थी उसकी लड़की। सो संबंध बहुत अच्छे थे ब्रिटेन के और जर्मनी के। और वो काइजर विलियम, जिससे वॉर शुरू की, वो एवरी ईयर वहाँ आता था, अंग्रेजी बोलता था, और फर्स्ट ग्रैंडसन था और फेवरेट ग्रैंडसन ऑफ विक्टोरिया था। उसकी एक अलग हाथ है, उसके वजह से किलिमंजारो कीनिया में से जा कर के वहाँ गया, कि इसकी और एक कहानी है, बट वो छोड़ो। तो वो इसलिए उन्होंने द जर्मन वेयर द फर्स्ट टू री एस्टैब्लिश, रीग्रो द ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट ख़त्म कर दिया था, द फेमस ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी। और उन्होंने रीसरेक्ट किया, रिवाइव किया प्लांटेशन। सो जर्मन वे देन रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फॉरेस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। 1860s 1870s की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने यहाँ ला करके उन्होंने तो बनाया, जो आजकल वही सिस्टम चल रही है, हमने चेंज नहीं की है अभी तक। अच्छा, वो सिस्टम। हाँ, वो दैट। और उस वक्त इट वॉज प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री, पैसा कमाना था, और दी फोकस वॉज ऑन दी मनी मेकिंग ट्री, साल ट्री। बाकी सब झाड़ भूल गए,
और ग्रासलैंड का तो नाम ही नहीं लिया. द ओनली ग्रास दे वर इंटरेस्टेड इन वॉज बैम्बू. हाँ, बिकॉज बैम्बू इज अगेन मनी एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी यूजफुल प्लांट. तो एनीवे ये जो तो वो आजकल चल रहा है. एंड द एक्ट विच वॉज मेड इन 27 वॉज फॉर कैसे उसके पहले भी एक फॉरेस्ट एक्ट था, बट इट वॉज रिवाइव्ड इन 1927 में. जो फॉरेस्ट एक्ट टॉक्ड अबाउट फॉरेस्ट्री, कैसे हार्वेस्ट करना, कूप सिस्टम क्या होनी चाहिए, कितने साल में फेलिंग सीरीज एंड दे अप्रोच कि आपको ये फॉरेस्ट में क्या करना है, प्लांटेशन का रीजनरेशन या सब्स्टिट्यूशन. कोई ऐसे झाड़ जो थे जो कि प्रोडक्टिव नहीं है पैसे के लिहाज से, उसको काट करके साल और टीक में कैसे कन्वर्ट करना, ये सब लिखा हुआ उसमें. अच्छा. हाँ, उसमें इकोलॉजी की बात नहीं है. उसमें हाउ टू मेक अ फॉरेस्ट, yes, establish a forest, but how to do plantation work, what to plant, ये सब चीज़ें हैं. और वो प्लांट में उस वक्त दृष्टिकोण अलग था. तो उस वक्त कोई कमी थी तो जानवरों की, तो वो इट वॉज नेवर फॉर वाइल्ड लाइफ. उसमें सिर्फ जिक्र था कि हंटिंग ब्लॉक्स क्या किया जाए, उसकी ओपन सीजन कब होनी चाहिए, कब उसको शिकार किया जा सकता है, उसके अंतर्गत रूल्स बनेंगे और रूल्स के अंतर्गत हर एक ब्लॉक में कितने जानवर मारा जाएगा, क्या साइज का मिनिमम होगा, ये सब था. शिकार का था, प्रोटेक्शन का नहीं था. कोई जानवर के लिए पार्क्स एंड सेंचुरीज का नहीं था. मैंने आपको कहा कि सबसे पहले पार्क बना इन 1936-37 कॉर्बेट नेशनल पार्क. ये फॉरेस्ट एक्ट के अंदर थोड़ा बना, ये बना अंडर अ सेपरेट एक्ट ऑफ द यूपी गवर्नमेंट. कान्हा एंड बांधवगढ़ एंड शिवपुरी जो बने, दे वर द फर्स्ट, दे वर नॉट मेड अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट, दे वर मेड अंडर सेपरेट एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. हाँ, तो कोई था नहीं. यही तो मैंने कहा कि पार्क्स एंड सेंचुरीज बनना आवश्यक है. और ये रीति है. देखिए, मेरे को आज से 60 साल पहले पता चलेगा कि इस देश की धरोहर, नॉट जस्ट जानवर, द नेशनल नेचुरल हेरिटेज ऑफ फॉरेस्ट इकोलॉजी of unique ecosystems in which gives you, as I said, water and oxygen and everything else and biodiversity and livelihoods of local people. ये बचेगा तो इफेक्टिवली नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज में बचेगा, कहीं नहीं बचेगा. और आज वहाँ भी खतरा है. आज और मैं उदाहरण दे सकता हूँ. आज आप जाओ तो जंगल नहीं है बाहर. आपको, मेरा ये ग्रैंडसन है, वो मेरे साथ आता था, 5-6 साल का था, बट वो भी कह सकता था कि नाना नेशनल पार्क में आ गया. उसको पता चलता था क्या डिफरेंस है जंगल का. एज अ बॉय ही वुड से, नाना अब तो नेशनल पार्क आ गया है तो अच्छा जंगल, यानी बाहर जंगल नहीं, बाहर जंगल नहीं रहेगा. यह हालत है. क्योंकि आज ये बड़ी अजीब बात है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू प्रोटेक्ट नेचर. आई हैव रिटन अबाउट इट, बट वी आर पैसिव रेजिस्टेंस. हम खुद पाप नहीं करते, हम खुद मारते नहीं हैं. तो कोई मारे और झाड़ काटे तो. पर इस देश में जहाँ पे मतलब पायस माना जाता है पेड़ों को, कौन रोकने जाता है कि ये है थोड़े बहुत बिश्नोई बेचारे. और वहाँ जा कर के वो पहाड़ में जो आंदोलन हुआ, चिपको मूवमेंट, इसके अलावा कोई कहता है, कोई रोकता है? ये हर एक नेता प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन चाहता है, पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, बाहर. क्योंकि वो वोट्स नहीं मिलता है, क्योंकि वो कहते हैं कि आप यहाँ चराई नहीं कर सकते हो, आप ये लकड़ी नहीं काट सकते हो.
ये कोई आपको नेता कौन सपोर्ट करता है? उसको तो नेक्स्ट इलेक्शन की पड़ी है, वोट बैंक की पड़ी है। मैं एक आपको उदाहरण दूँ, इंदिरा गांधी का ज़माना था और एक कांग्रेस का एमपी, मैं नाम नहीं लूँगा, जो कि कितने साल से अंडमान का था। अंडमान निकोबार का एक ही एमपी हुआ था। पॉपुलेशन क्या थी, वो यहाँ थे। तो इंदिरा गांधी बैठी हुई थी, बहुत अच्छा भाषण दे दिया, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। दूसरे तीसरे दिन मेरे ऑफिस में आते कि आपने बहुत ज़्यादा पार्क्स एंड सेंचुरीज बना दिए अंडमान। अंडमान में तो खुद बना सकता था, क्योंकि इट वॉज ए यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का हमारे साथ कंट्रोल था, तो हम ही लोग बनाते, मेरे कहने से बनाते थे। वो बने, वो अलग बने, ये मैंने खुद नहीं बनाए, किसी से बनवाए। तो वो कि बहुत बना दिए, उसमें ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हमने कहा भैया आप तो कल कुछ और बोल रहे थे पार्लियामेंट में, मैं सुन रहा था, पर आप ये कहते कि ये काटो, ये करो, कम करो। उसने जवाब मेरे को क्या दिया पता नहीं, कि आपकी पॉलिसी क्या है सिंह साहब? आपकी पॉलिसी ये है ना कि 23.4% फॉरेस्ट एरिया से 33 करनी, बहुत अच्छी बात, पर मेरे तो 85% मेरा इलाका फॉरेस्ट, तो 86% से 42% और 43% तो कम करने दीजिए। ये है एटीट्यूड, ये रुतबा है। कोई ये ऊपर से जब तक नहीं आता है, कोई पॉलिटिशियंस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल रिस्ट्रेंट लाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उससे वोट घूमेगा, मिलेगा नहीं। यहाँ कोई ग्रीन पार्टी थोड़ी है, यूरोप जैसे कोई नहीं और न होगी, क्योंकि वी आर लैंड हंग्री। हमको ज़मीन चाहिए, हमको ज़मीन का उपयोग दुरुपयोग करना चाहिए। सम ऑफ इट इज़ जेन्युइन, तो उसके लिए देयर हैज़ टू बी ए रेगुलेटेड। यहाँ रेगुलेशन नहीं होता। देखिए ये उपयोग हम लोग ना नहीं कहते, हम योग कहते ऐसे नहीं करो, वैसे रोटेशनल ग्रेजिंग जैसी बात है। पहले ज़माने में हम लोग करते थे कि यहाँ एक बार ग्रेजिंग किया मानसून में, यहाँ बंद किया, 3 साल का रोक दिया, बाद में गया, एंड यू कम बैक अगेन इन रोटेशन। कोई रोटेशन नहीं, 24 आवर्स खुला होना चाहिए। हमारी मवेशी कहाँ जाएगी? तो फिर वहाँ प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो गई, ओवर यूज, अब्यूज, मिस यूज। तो सर ये को एग्जिस्टेंस किस तरीके से होएगा? जब वो खुद समझे, एंड दैट इज़ वेयर मीडिया कम। और वो समझाइश कब आएगी? मे बी टू लेट। एक तो समझाइश होनी चाहिए, दूसरा लीडरशिप होनी चाहिए विद इन दी पंचायत। पर समझाइश और लीडरशिप की बात तो ठीक है, जो आपको बिहार में एग्जाम्पल जो आपको दिया था किसी ने, वही एग्जाम्पल देते हैं गांव में आज भी। तो आज भी देते हैं। तो फिर आप इसीलिए तो मैंने कहा कि देखिए, द आइडियल सिचुएशन वुड बी वेयर देयर इज अ पार्टनरशिप। डेमोक्रेसी भी यही होना चाहिए। जब ये धरोहर है लोगों के लिए, आप ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, उसको इकोलॉजिकली साउंड मेथड से उसको डिप्लॉय करो, यूटिलाइज करो ऑन ए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बेसिस। ये आप ही की है, आप संभालो, पर आप उसको ख़त्म मत करो। आपके लिए ही है, पर आप ये सोचो कि आगे क्या होगा 3 साल बाद। ख़त्म हो जाएगा तो कुछ पैदावार नहीं होगी। तो ऑन अ साउंड बेसिस, विच मीन्स ए लिटिल सैक्रिफाइस, इट मीन्स के हम देखिए
एक ज़माने में हमारे गुजरात में ये ग्रासलैंड्स थे, व्हाट वंडरफुल ग्रासलैंड्स। वहाँ एक कम्युनिटी थी, लोधा कम्युनिटी। तो प्रिंसली स्टेट में ये होता था कि बीड वहाँ इनको मानसून पीरियड में, विच इज़ द पीरियड ऑफ ग्रोथ, फ्रॉम जून से लेकर के अक्टूबर तक, सितंबर तक ग्रेजिंग नहीं करने देती, क्योंकि वहाँ ग्रोथ होता था। और उसी वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती, क्योंकि मवेशी खेतों में नहीं जा सकती और स्टॉल फीडिंग तो है ही नहीं हमारे देश में, एक्सेप्ट इन नडियाद और इन चरोतर, गुजरात इन्होंने शुरू किया था अमूल वालों ने। बट एनीवे, तो वो अगर जो वहाँ नहीं करो तो वो क्या करते थे, लोधा कम्युनिटी वुड मानसून में दे विल डू वीडिंग, देन दे विल कट द क्रॉप्स एक बार हार्वेस्ट हो गए और खलियान में चले गए, उसके बाद दे वुड कट द ग्रास कट करने के बाद वो खोल दिया जाता था फॉर ग्रेजिंग। वो देन दे वुड डू विंटर वीडिंग, विंटर क्रॉप हार्वेस्ट एंड अगेन, वो रोटेशन में थी। आज वो लोधा कम्युनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक तो कॉम्बाइन्स आ गए, उससे काटते हैं। द सेकेंड थिंग इज कि कोई रिस्पाइट ही नहीं। एक तो दी ग्रासलैंड हैव बीन गिवन अवे फॉर एग्रीकल्चर, अगेन पट्टा दे करके, बिकॉज दैट इज़ वेयर वोट बैंक इज। लोगों को ज़मीन दो, वाज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कुड गिव टू द लैंडलेस। तो वो बंटवारा हो गया। बाकी ये है कि जो बची है उसके ऊपर 24/7 ग्रेजिंग होता है, घास कहाँ से हो। और अगर वो उसको रेस्ट दे, और ये रिकवरी इस देश की इतनी ज़बरदस्त थी और है, बिकॉज वी आर नॉट थिंक सेमी डेसिड्यूल, ट्रॉपिकल, सेमी ट्रॉपिकल, ट्रिमेंडस पावर हो रिकवरी। और ये देखा गया कि 3 साल जो रेस्ट दो उसको और ग्रास ग्रो करने दो, और काटो नहीं, और उसको ग्रेज ना करो, बट काट करके स्टैक करो। क्या होता था कि वो उसकी हे स्टैक्स करते थे, काट करके हे स्टैक्स करते थे। तो समर में उनको वो देते थे, और दे वेर फॉडर बैंक्स फॉर स्कैरसिटी। जब दुष्काल पड़ा तो उसको वो फीड करते थे। ये सब खत्म हो गया, अब है ही नहीं कोई हे स्टैक नहीं देखोगे, बिकॉज वो एवरीथिंग इज ग्रेट। बट एज आई वाज सेइंग, इफ यू रेस्ट इट, 3 साल के लिए रेस्ट करो, तो ये देखा गया है कि दी ग्रास क्वांटिटी इंक्रीज अप टू 18%, 18% इंक्रीज। अच्छा, 18, या इट इज एंड क्वालिटेटिवली जो प्रोटीन कंटेंट्स है, वो जो एनुअल ग्रासेस है वो पेरेनियल हो जाते हैं, एंड द प्रोटीन कंटेंट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू गोज अप फ्रॉम 3 to 6% टू 26 to 28%। ओके, इतना क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव, पर हम उसको छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते हैं, ग्रेजिंग करते जाओ। तो फिर अगर ये करना है तो ओनली थिंग वॉज कि यहाँ अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर सकते हो एज अ कम्युनिटी, विच इज़ द आइडियल। हाँ, कोई जगह हुआ है, ये नहीं कहूँ कि सब जगह, जहाँ समझाइश है वहाँ हुआ है, बट ज़्यादातर के नहीं हुआ है। यहाँ नहीं करना तो ओनली वेज के बंद करो, यहाँ नहीं होगा। पार्क्स एंड सेंचुरीज, कुछ तो बचेगा कि कुछ नहीं बचेगा। नहीं, ठीक बात है। वही तो मैं गांधी जी का कह रहा ना कि देयर इज एवरीथिंग इन नेचर फॉर द नीड ऑफ एवरीबडी, बट इज नथिंग इन नेचर फॉर द ग्रीड ऑफ एनीबडी। तो ये तो ग्रीड है ना। दूसरा सर, जो प्रोजेक्ट ये चीता था जो कूनो पार्क में लेके आए गए और फिर वो सारे बेचारे मर भी गए, तो क्या वो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट नहीं मिला उनको यहाँ पे हिंदुस्तान में, या फिर वो सिर्फ एक बार ला के दिखाने का शोवेनिज्म था कि हमारे पास चीता है?
नहीं, ऐसा तो नहीं कहूँगा। आई थिंक द डिमांड द मंशा वो जेन्युइन। देखिए, हमेशा ये रहा कि एंड ये एक बहुत बड़ी बात है, एंड दिस शोज ग्रेट थिंग इन ऑफ इंडिया, कि इतना ह्यूमन प्रेशर होने के बाद, इतना पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, लैंड हंगर और भी बहुत चीज़ें, पॉलिटिकल टर्मोइल, हमने हिस्टोरिकल टाइम में कोई भी स्पीशीज़ नहीं घुमाई है इन द मेन लैंड। देखिए, 2 राइनो से, मैं बड़ी प्रजाति की बात कर रहा हूँ, लार्जर मैमल स्पीशीज़, एनिमल्स, बर्ड स्पीशीज़ तो इन अ वे, बर्ड स्पीशीज़ तो 2-3 गई है ज़रूर, लाइक दी पिंक हेडेड डक, बट मैमल्स तो वो द 2 राइनोसरसेस, जावन, सिंगल हॉर्न एंड सुमात्रन, वो हमारे पेरिफेरी पे थे, नॉर्थ ईस्ट में वो गए लास्ट सेंचुरी। बट द मेनलैंड जो पेनिनसुलर इंडिया है, उसमें एक ही प्रजाति हिस्टोरिकल टाइम में हमने घुमाई है, चीता, एंड दैट वाज बिकॉज दे वर आउटसाइड ऑफ द फॉरेस्ट। वहाँ किसी को, और उसका प्रे स्पीशीज ख़त्म कर दिया तो खाए क्या, एंड दे वर ओपन एंड दे वर किल्ड, एंड दे ऑल्सो लॉस्ट आउट ऑन लैक ऑफ प्रे। तो ये हमेशा रहता है कि जो चीज़ घुमाते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बट देयर वाज अनदर थिंग, वी आर ग्रेटली influenced by icon. मेरी फर्स्ट बुक में I wrote a chapter on what religious sentiment means, और एक means to nature conservation in this country, एक मेरा पूरा चैप्टर है बुक में। इसमें मंदिर की वजह से ये बच गया, ये धारणा के वजह से, नीलगाय के नाम के वजह से नीलगाय बच गई, नीलकंठ के नाम से नीलकंठ बच गया, विच नियरली बिकेम अ स्टेट वर्ड। कहीं आपको शंकर जी के नीलकंठ के बैठा हुआ नहीं देखेंगे, पर नीलकंठ नाम है इसलिए नहीं मानते, बहुत अच्छी बात है। तो ये आइकॉनिक उसके वजह से बहुत सी भी, एंड आई यूज दैट आइकॉन टू सेव द टाइगर हैबिटेट विथ द टाइगर प्रोजेक्ट। वी यूज the snow leopard to save the snow leopard habitat. The elephant habitat मैं वैसे बस्टर्ड का भी करना चाहता हूँ, बट प्लानिंग कमीशन ने हमको इजाज़त नहीं दी, नहीं तो बस्टर्ड प्रोजेक्ट करना था, बस्टर्ड के नाम से ग्रासलैंड बचाना, नहीं हुआ। आपका केस भी तो था, एंड देयरफॉर आई वांटेड टू यूज ए फ्लैगशिप टू सेव द फॉरेस्ट। देखिए, सम ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज इंडिया में, क्रिटिकली एंडेंजर्ड अंडर द एक्ट, आ ग्रासलैंड स्पेसिफिक स्पीशीज, जो ग्रासलैंड पे ही निर्भर है। तो उसमें बारासिंगा भी है, मणिपुर ब्राउ एंटलर डियर है, हॉग डियर है, हिस्पेड हेयर है, पिग्मी हॉग, नंबर फ्लोरिकन, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, सब कुछ। तो वो ग्रासलैंड इज द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, एंड ग्रासलैंड्स आर नॉट एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड अंडर आवर प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टम, क्योंकि वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी, और जो प्रिंसेस की शिकारगाहें थी, लाइक दी ताल छापर वॉज द शिकारगाह ऑफ द महाराजा ऑफ बीकानेर, इसलिए वो बन गई। अच्छा, मैं आने वाला ही था उसी के। हाँ, बाहर का जो एरिया था, जो उनकी शिकारगाह नहीं थी, वो नहीं बन पाया, ख़त्म हो गया ब्लैक। सर आपको तो ये लेकर के आई देयरफॉर यूटिलाइज दैट टू सेव द थिंग, कि ये कम से कम और जगह नहीं हो रहा है, तो पार्क और सेंचुरीज में बचेगा। जो गुजराती में एक कहावत है कि अगर जो कुएं में पानी है तो हवेड़े में आएगा, कुआं ख़त्म हो गया तो क्या पानी निकालोगे।
आपको मैं कहूँ, ये तो वो भगत सिंह वाली आप सुना रहे थे, वही बात होगी। आप बताइए ना एक बार के लिए वो क्या था, कि क्या वो ये तो वो ये तो ये है कि जो रिलीज़ करने की बात होती है, जो गवर्नमेंट कहती है कि ब्रीड करेंगे एनी कैप्टिव ब्रेड स्पीशीज लाइक द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, तो वो छोड़ने के लिए भी तो सेफ जगह होनी चाहिए और उसको रिवाइल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जानकारी होनी चाहिए जो आज हमारे पास नहीं है। चीता के लिए भी नहीं है और वो भी नहीं है। सर इसी के, सॉरी टू इंटरप्ट, इसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जैसे चूरू की आपने बात करी है, ब्लैक बक्स ताल छापर वाला, तो एक जवाई भी जगह है जो आपके रिश्तेदार हैं जहाँ आप जाते रहते हो काफ़ी, तो जवाई और बेड़ा, तो ताल छापर सेंचुरी वाला जो डिस्ट्रिक्ट है चूरू, वहाँ पे 0.07% फॉरेस्ट कवर है उस डिस्ट्रिक्ट में, वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। दूसरा, हम जवाई में देखते हैं वहाँ पे बहुत ग्रास लैंड भी है, लेपर्ड्स भी है और एक को एग्जिस्टेंस भी है। तो इस को एग्जिस्टेंस को किस तरीके से बचाएं, और वहाँ के लेपर्ड्स मतलब पायस भी मानते हैं लोग, और दूसरा जो जहाँ पे वो ब्लैक बक्स है वहाँ पे कोई ग्रास लैंड ही नहीं है, तो ग्रास लैंड और को एग्जिस्टेंस ये किस तरीके से रिवाइव हो सकती है? देखिए, चूरू के पास जाम्बू जी की जगह है। जाम्बू जी, हाँ, मुकाम हाँ मुकाम मैं गया हूँ। वहाँ भी चिंकारा थे, वहाँ भी ब्लैक बक तो नहीं थे ज़्यादा, ताल छापर में थे। ताल छापर शिकारगाह की वजह से बच गया, बट जो इनकी फीलिंग्स हैं बिश्नोइयों की, वो एक्चुअली मैंने जो एक्ट में ये क्लॉज रखा है कम्युनिटी रिजर्व, जो कम्युनिटी खुद बचाए, तो वो कम्युनिटी रिजर्व्स के लिए मेरे उसमें उदाहरण सबसे पहले तो आया बिश्नोई कम्युनिटी, वो खुद ही बचाते अपने इलाके में अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और मैं जब यंग था तो मैं जानवर देखता था तो नीचे उतर के फ़ोटो फिल्म लेता था, पर मैं इंजन बंद नहीं करता, क्योंकि जैसे कि हमने गाड़ी रोकी, ये मैं 60s की बात कर रहा हूँ, एक्ट बनने के पहले, तो उस वक़्त शिकार हो गया था और लोग शिकारी शुरू कर देते थे, तो जानवर जैसे गाड़ी रुकी, जब तक गाड़ी चलती रही और तब तक तो कुछ नहीं, पर गाड़ी रुकी तब जानवर भाग करके, ये बिश्नोइयों की धनिया थी उस वक्त, कुबेस थे, अब तो पक्का घर है, तो वहाँ दौड़ के जाती थी और उनकी औरतें अंदर से डंडा लेकर के बाहर आती थी मारने के लिए। अच्छा। हाँ, और एक मेरे गिब्सन करके थे अंग्रेज टीचर, जो कि ही वॉज ए वेरी फेमस टीचर इन मेयो कॉलेज, उसने मेरे को बताया कि उसने एक हिरण मारा बिश्नोई काम पर पास, तो वो बिफोर वो भाग जाए, वो औरतों ने आकर के उसको पीटा और उसकी बंदूक तोड़ दी और कहा, जा साले अंग्रेज है इसलिए तो कुछ जाने दे रहे हैं, नहीं तो मार देते। तो वो मेरे मगज में हमेशा रहा, मैं इंजन बंद नहीं करता था। मेरे पास फिल्म्स हैं, वो औरतें लकड़ी लेके दौड़ रही, मैं एकदम कूद जाता था और ड्राइवर का चल चलो और भाग जाता। ये था, दैट वॉज द धगश ऑफ सेविंग। उसका एडवांटेज लेना चाहिए कि नहीं, कम्युनिटी रिजर्व बनाओ, उनको आगे कर दो, ये तुम्हारा इलाका है, ओरण तुम्हारा है, बचाओ। बट ओरण ही ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ सोलर पैनल लगने चाहिए, ऊपर से लाइन जानी चाहिए। और मेरे विचार से इस देश में क्या चीज़ है जो बिकाऊ नहीं है? नेशनल पार्क और सेंचुरीज तो बिकाऊ नहीं होने चाहिए, यही है जहाँ कुछ बचेगा।
इसीलिए बना है। और मैंने सबसे अच्छा काम जो किया है वो एक्ट का नहीं है, ये है पार्क्स एंड सेंचुरीज। मेरे मरने के बाद बहुत सालों तक इसमें कुछ तो बचेगा इस देश की धरोहर, एक्ट तो बदल देंगे। ठीक बात है। और सर जवाई में भी तो कितना आजकल होटल बन रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। यही तो बात है, यहाँ बेकाबू है, हम उसका कंट्रोल नहीं कर सकते। और वहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना है कि वो सेंचुरी नहीं बनने देंगे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सेंचुरी बनानी भी नहीं है। मेरे को बताइए इस देश में कि मैंने जो बनाए सो बनाए 81 से लेकर के 83 तक, 83 से आज तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्योंकि उस वक्त मेरे टाइम में कंबाइन था, का प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो ये 83 से आज हो गया 25, कितने साल हुए? काफ़ी साल हो गए। और ये बताइए कि 2000 से लेकर के 2025 तक इस देश में कितने पार्क्स और सेंचुरीज बने और कितने कम हुए? 1-2 ही बना होगा। ये टाइटल चेंज करना वो बात दूसरी है, टाइगर प्रोजेक्ट बना दिया, एरिया कितनी चेंज हुई है ये है। पार्क्स भूल जाओ, हैबिटेट भूल जाओ, जानवर सफारी पार्क में देख करके लो, बाकी सब डेवलपमेंट के लिए रखो। कैन दे बी डेवलपमेंट without ecological security and ecological benefits of anything? It's been proved over and over again. आप देख लीजिए, कुछ स्टडीज़ है carried out by the Gujarat University of Junagadh, Agriculture University, which shows the benefit of the Gir National Park. जो 15 स्क्वायर किलो एरिया जो बफर का है, उसकी आमदनी क्या है 15 किलोमीटर रेडियस से दूर, और 15 किलोमीटर जो पार्क के अंदर रेडियस के अंदर जो है उसको जानवरों को नुकसान कितना है? वाइल्ड एनिमल्स, बाहर दूसरा जानवर जाते नहीं, तो भी इनकी प्रोडक्टिविटी क्यों ज़्यादा है बाहर से? और ये भी उन्होंने किया है कि पूरा जंगल जो काट करके जो एग्रीकल्चर करे तो उसकी सालाना आमदनी लोगों को कितनी होगी और इससे कितनी हो रही है। बट इट इज़ नॉट एन ओपन थिंग, इट इज़ एन अस्यूम्ड थिंग। देर आर बेनिफिट्स पानी वाइज, प्रोडक्ट वाइज। ये केसर कैरी है ना जो बहुत फेमस है, मेरी तो फेवरेट कैरी है केसर। अच्छा। हाँ, आई प्रेफर इट टू दी अल्फोंसो। ये केसर कैरी बस उतनी एरिया में होती, वही सीड आप बाहर लगाओ वो नहीं होती इतनी स्वादिष्ट। इसमें है कुछ द बेनिफिट ऑफ द पार्क्स हम चाहते नहीं, वी वांट टू स्वीप इट अंडर द कारपेट बिकॉज इट इज़ नॉट इकोलॉजिकली, इट इज़ नॉट पॉलिटिकली करेक्ट, नॉट पॉलिटिकली एडवांटेजेस। हम तो पॉलिटिकल एडवांटेज लेते हैं। दूसरा सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, 2 क्वेश्चन है आखिरी। एक तो जो री एक्सटेंशन हुआ है डीएनए के थ्रू, जो री एक्सटेंशन किया है एलन मस्क की एक कंपनी ने जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के थ्रू, डायरवुल्फ का री एक्सटेंशन डीएनए के थ्रू उन्होंने किया है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस से। उसको आप कैसे देखते हैं? जो गेम ऑफ थ्रोन्स में डायरवुल्फ है वो सामने है हमारे। मैं ये देखता हूँ कि क्या, देखिए इट्स अ वंडरफुल थिंग। तो क्या हम एक सेकंड, क्या हम अब ये भी सोच सकते हैं कि जो जानवर विलुप्त हो गए हैं उनका हम री एक्सटेंड कर लेंगे? करने तो कर देखिए, 2 बातें। एक तो आप विलुप्त की जानवर को रिवाइव करो, और ये खासियत अहमियत होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आप क्या पांजड़े में रखोगे कि जंगल में छोड़ोगे? तो जंगल के लिए आपके पास जगह है, सेफ जगह,
एडिक्वेट जगह एंड सूटेबल जगह, ये है ना, उसको आपने करके आपको रिहैबिलिटेट, फिर वही बात आ गई कि उसको पांजड़े में ही रखना है, कैप्टिविटी बताने के लिए कि हमने ये किया, जो कि वो कैप्टिव ब्रीडिंग हो रहा। दूसरी बात ये होती कि क्या इसलिए हम प्रोफिलिगेसी कर सकते हैं, बेदरकारी कर सकते हैं, मरने दो, वक्त को हम फिर जिंदा कर देंगे, ये करना है कि जो है वो बचाना चाहिए, जो आज 100 से है कम, उसको बचाना हमारा कर्तव्य है कि नहीं है, कि मरने देने के बाद रिवाइव करना है। और आप ये देख लीजिए, इस देश में मैं बहुत बार कह चुका हूँ, बट मैं यहाँ फिर से कहना चाहूँगा कि इस देश का एक तो हमारा रहनी करनी, हमारा एम्बियंस, हमारी ट्रेडिशन एंड हमारा कर्तव्य कुछ और है। वी आर अ लैंड ऑफ गौतम बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड महात्मा गांधी। तो यहाँ हर एक जानवर का दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, they have also a right to live, they have a right to exist in the wild. आपका किसी ने आपको ये नहीं दिया है अख्तियार कि you save only that which is survives after satisfying the need and greed of everybody, including the corporate houses. ये है कल। और आखिरी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन अ वे अनयूजुअल। इट सेज इन द फंडामेंटल ड्यूटीज, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, नॉट मस्ट और शुड, शैल, कंपल्सरी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एंड you have no, you cannot claim your fundamental duties unless you fulfill your cannot have your fundamental rights unless you fulfill your fundamental duties. It's a sine qua non, quid pro quo. एक करोगे तो दूसरे का हक होता है। एंड दूसरा ये है, अंडर द सेम कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स में, ड्यूटीज में, the duties and the fundamental duty on the state polity, it shall be the duty of government to protect forest and wildlife. और ये याद रखिए कि the breaking of the constitution law is far great, say more serious crime than breaking of any law. And also the Supreme Court orders also has a force of law. Have we followed the Supreme Court orders? Are we following the Constitution? If not, we are ourselves the breakers of the Constitution. Exactly. तो ये सब कहने की बातें और आँख में धूल झोंकने की बातें, बट फेस करो कि हम क्या, हमारा दायित्व सरकार और इंडिविजुअल पूरा कर रहे हैं। सर दूसरा निकोबार में हो रहा है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? इट इज़ द फाइनेस्ट लोअर डिप्टेरोकार्प फॉरेस्ट सर्वाइविंग द वर्ल्ड, लोअर डिप्टेरोकार्प ऑफ दैट काइंड। मैं साउथ ईस्ट एशिया में बहुत घुमा हूँ। एक उजन कुलौन कपाक के सिवाय मैंने ऐसा जंगल कहीं नहीं देखा। लो लैंड डिप्टेरोकार्प, अलग अलग किस्म के फॉरेस्ट होते हैं, अंडमान में है, निकोबार में और भी। तो ये आपका नेशनल पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1986 विच स्टिल होल्ड्स गुड, सेज कि आपका दायित्व, आपकी मंशा इज़ टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर फ्रॉम 23% to 33%, 1/3 of the forest। हम बढ़ा रहे हैं कहीं, और ये तो टोटल विनाश। विनाश फॉर व्हाट?
देखिए हर एक चीज़ हम लोग हमेशा ये कहते हैं ऐसे नहीं वैसे करो, तो ये इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, बट नॉट बाय वाइपिंग आउट द फॉरेस्ट। वहाँ कोई आपके आदमी नहीं रहते हैं, पॉपुलेशन कम है, तो इसका मतलब है कि वहाँ सो कॉल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? और ये वहाँ एक तो आपका डिफेंस के मामला हो गया, पर डिफेंस के आपके पास ऑलरेडी नानकौरी में आपकी नेवी है, आपके पास और कुछ है। इसके लिए आपको वो सेकंड सिंगापुर वहाँ नहीं होने वाला। और उसका जो कोई ये छाती ठोक के ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन कह सकते हैं कि हम इसका इकोनॉमिक बेनिफिट इतने साल में देंगे, नहीं देंगे, कोई नहीं करता। द ब्यूरोक्रेसी थ्राइव्स अंडर द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आज ये जो एक सर्वे किया गया था ऑफ द इरिगेशन प्रोजेक्ट फ्रॉम 1950s to 1990 तक 40 साल। इसमें ये पाया गया कि जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हुए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंबाइन उस वक़्त वो बहुत चले थे और ठीक भी है, बट इसमें जो सैंक्शनड अमाउंट है कि हम इतने लाख हेक्टेयर इरिगेट करेंगे, इतना अमाउंट केवीज प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉमिस के ऊपर वो सैंक्शन किया है कॉस्ट इफेक्ट बेनिफिट कि इतना कॉस्ट होगा और इतना बेनिफिट होगा, इतना आपको पावर मिलेगा, इतना आपको इरिगेशन होगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो इन्होंने एवरेज लिया था, अब तो पुराना हो गया, 30 साल पुराना है, पर वो कार्यकाल में वो 50 से लेकर 90s तक द इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री स्टेट्स डिलीवर्ड ओनली 22 और 21% of the sanctioned amount. The cost went up by more than 200%. इसको ये करते हैं, और माइंड यू मैं भी नर्मदा वैली डेवलपमेंट का चेयरमैन रहा हूँ, सो मैं भी उसकी तरकीबें जानता हूँ। मेरे को ये मैंने उनको कहा कि आप कम स्ट्रेट, मेरे को आप ये बताइए कि इसका क्या रियल बेनिफिट है, आप कितना दे पाओगे और कितना कॉस्ट होगा। होता ये है कि वो जैक्ड अप फिगर्स बताते हैं, फिर पॉलिटिशियंस को साथ में रखते हैं और स्टेट से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिलवा देते हैं। एक बार ये हो गया, ऐलान हो गया, लोगों की मंशा बढ़ गई, फिर उन्होंने अपना रुतबा शुरू कर दिया, अपना कॉलोनी बना ली, प्रमोशंस हो गए, रेस्ट हाउसेज हो गए जिसमें नेताओं के और हमारे जैसे ब्यूरोक्रेट्स को खाना पीने का। उसके बाद फिर वो पैसा जो मांगते इतना तो कभी स्टेट दे ही नहीं सकती, सो वो बनते बनते लेट होता है। जो बनते बनते लेट होता है तो एस्केलेशन होता है। एट द एंड ऑफ द डे दैट इज नॉट इकोनॉमिकल। इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में वो कभी अप्रूव नहीं होता जब उनका परसेंटेज 21-23% है ऑफ डिलीवरी और कॉस्ट एस्केलेशन इज 200। इसीलिए तो मेरा मध्य प्रदेश में झगड़ा हुआ ने और दिस पन्ना, ये जो केन बेतवा लिंक का, केन से जो नीचे डैम है वो 21% से भी कम दे रहा है पानी।
तो इसके अपस्ट्रीम तो और भी पानी कम है। वो पानी का जो आप वहाँ डैम बनाओगे तो वो पानी पार्क में अंदर आ जाएगा, वेस्ट एरिया सबमर्ज हो जाएगा। और वो पानी जब नीचे वाला डैम आपको जितना सैंक्शन अमाउंट से नहीं दे रहा तो ये क्या देगा। मैंने उनको ये कहा कि ये आप जो करोगे आप ठीक से कोई इम्पार्शियल उसे करवा लो। इसमें अगर ये रहा जो ट्रैक रिकॉर्ड के देखते हुए आपको ना पार्क रहेगा ना पानी मिलेगा, तो ये काफ़ी पब्लिसाइज हो गया और मेरे को बोर्ड से निकाल दिया गया, क्योंकि बोर्ड अब आजकल वाइल्ड लाइफ बोर्ड नहीं है, वो प्रोजेक्ट अप्रूवल कमिटीज़ हैं। ओके सर, वनतारा पे आपका क्या ओपिनियन है? वनतारा का वही है कि वो कर क्या रहे हैं, वो रेस्क्यू करके फिर क्या हो रहा है, इज इट अ प्राइवेट जू, और वो छोड़ रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं तो कोई प्लान है, उनके पास पैसा तो बहुत है, तो वो कोई आगे रिलीजिंग नहीं मिलते वाइल्ड, बट वो तो बाहर के प्रदेश के लोगों के। इसमें दो तीन बातें हो जाती। एक तो आर वी अबाइडिंग बाय द इंटरनेशनल लॉ ऑफ CITES, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, ऑफ विच वी आर अ फाउंडिंग मेंबर। हमने उनको, एंड आई वॉज पर्सनली डीलिंग विथ इट, उस वक्त हमने, वी आर अ फाउंडिंग फादर ऑफ दैट कन्वेंशन, और इसके हमारे हित में था क्योंकि हमारी प्रजातियां का दुरुपयोग हो रहा था एंड शोषण हो रहा था। वी आर, सो आर वी अबाइडिंग बाय दैट? इफ यू आर ब्रेकिंग इट, इट इज रॉन्ग। रेस्क्यू इज वन थिंग, बट रेस्क्यू डजंट मीन दैट वी शुड इंडल्ज इन बाईपासिंग ऑफ नेशनल इंटरनेशनल लॉज। एक, बट उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? फायदा तो वो तो कह रहे हैं सर, जानवर को ही हो रहा है कि कम से कम हम कौन से जानवर को? दुनिया के नहीं, के जो देश के अंदर जो है उसमें। देश के जो जानवर के हो रहे हैं, तो ये तो सिस्टम नहीं होनी चाहिए कि सब जानवर आकर के वहाँ रख लें, तो फिर वो वाइल्ड लाइफ के लिए तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने जंगल में तो छोड़ना नहीं। मेरे को तो जंगल, देखिए, सो कॉल्ड conservation breeding is to re-establish a population in the wild, not to keep it for show, not to keep it as a private zoo. Now, अगर वो हो रहा है तो क्या प्लान है बताया जाए, देश को बताया जाए कि हम ये प्रजाति को ब्रीड करके, तो उसके लिए जंगल में जानवर के जगह भी होनी चाहिए सेफ, जैसा मैंने कहा, और हमारे पास वो टेक्निक भी होनी चाहिए। वो रीवाइल्डिंग है क्या? मेरे को ये पता चाहिए तो मैं कुछ कमेंट कर सकूं कि भैया ये लुप्त होने जा रहे हैं जानवर, इसमें से हम ये को चुन करके कैप्टिव ब्रीडिंग करके कंजर्वेशन ब्रीडिंग करेंगे, इस एरिया में, इस दरमियान में छोड़ेंगे, बताएं, तब तो मैं कुछ बोलूं, अदरवाइज तो यू हैव टू अस्यूम व्हाट इट इज। ओके सर, देन आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। काफ़ी लंबा टाइम हो गया और काफ़ी बातें आपने बताई तो पूरा दिमाग भर गया, अब इनको प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, चलिए सोचेंगे इसमें। ओके सर, कट।